दूसरा आसन है बटरफ्लाई पोज यानी कि बद्धकोण आसन। बद्धकोण आसन करने के लिए सबसे पहले अपने लेग्स को अनक्रॉस कर लीजिए। ऐसे आप अपने जो दोनों आपके पंजे हैं उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, अंगूठों से अंगूठा और आपके तले से तला मिलेगा। ऐसे ज्वाइन करने के बाद आपके जो पैर हैं ये फ्लैप जो हैं ये तितलियों के पंखों की तरह बन जाएंगे, इसलिए इसका नाम बटरफ्लाई आसन है। उसके बाद आप अपनी उंगलियों को एंटैंगल कर लीजिए, ऐसे आपकी फिंगर्स एंटैंगल होंगी। एंटैंगल करने के बाद आपकी फिंगर्स की, आपके हैंड की जो प्लेसमेंट है वो आपकी पैरों के नीचे होगी। ऐसे ऐसे आपने अपने पैरों के नीचे अपनी उंगलियों को प्लेस करना है और उसके बाद स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। जो आपकी कमर है कोशिश करिए कि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अगर स्ट्रेट नहीं हो पा रही है और ऐसे हंच आ रहा है तो देन आसन करने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर ये आपको स्पाइन की और प्रॉब्लम्स देगा। बेसिकली इस आसन का काम है आपकी जो स्पाइन में प्रॉब्लम्स है, ख़ासकर लोअर बैक में, उन प्रॉब्लम्स को दूर करना, स्ट्रेस रिलीज़ करना, जो इनसाइड ऑफ द लेग का एरिया है, इनर थाई का, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी प्रोवाइड करना। अगर आपकी स्पाइन ऐसे झुकेगी ना, फिर इस आसन का जो इम्पैक्ट और असर होना चाहिए वो आप फील नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी स्पाइन झुकती है तो कोशिश करिए कि आप अपने हाथों को ऐसे अपने शोल्डर्स को रोल आउट करें और फिर रिलैक्स। उसके बाद हाथों को प्लेस करें। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं तो मैट पे बैठी हूँ, आप यहाँ पे एक बॉल्स्टर रख सकते हैं या एक पिलो रख सकते हैं। आप उस पिलो की एज पे बैठ जाइए, सो दैट जब वो हाइट आएगी ना तो पैर ऑटोमेटिकली आपके ऐसे ओपन होंगे और आपकी स्पाइन ऐसे स्ट्रेट होगी। उसके बाद धीरे धीरे आपने फ्लैप्स मूव करने हैं, यानी कि अपने दोनों ही पैरों को ऊपर नीचे मूव करना है। जैसे तितलियों के पंख आपने मूव करते हुए देखे होंगे, वैसे ही आपके जो दोनों पैर हैं वो ऐसे ऐसे मूव होंगे। अब जब आप आसन की शुरुआत कर रहे हैं या आप आसन कर रहे हैं तो उस वक्त आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे अपनी नीज़ को ऐसे फ्लोर से लगाना है, मुझे वो परफेक्ट वाली फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट अ वन डे थिंग। फ्लेक्सिबिलिटी आने में साल लग जाते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस लगती है और सबकी बॉडी अलग अलग बिहेव करती है, अलग अलग तरह से बनी होती है। हो सकता है कि आपकी लोअर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो लेकिन अपर में ज़्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी अपर में कम हो, लोअर में ज़्यादा हो। तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करने के लिए आपको आसन रेगुलरली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब देखिए, स्पाइन स्ट्रेट, फिंगर्स इंटैंगल्ड, प्लेस्ड पैरों के नीचे और ऐसे शोल्डर्स रोल बैक और रिलैक्स्ड पोजीशन में। उसके बाद अपने अपने फ्लैप्स को धीरे धीरे मूव करना है और जो आपकी आंखों का गेज रहेगा ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीटेड ट्विस्ट में था। आपको एक अपनी आई डिस्टेंस पे सेंटर पॉइंट ढूंढना है और उसी सेंटर पॉइंट पे फोकस करके आपने ये आसन करना है धीरे धीरे। जब आप ये आसन रेगुलरली करेंगे तो जिन लोगों का पद्मासन नहीं लगता है उनका धीरे धीरे पद्मासन भी लगेगा। और वार्म अप के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। जैसे अगर आप कोई पावर योगा पोस्चर में जाना चाहते हैं, खासकर पद्मासन या किसी दूसरे पोस्चर में, या आप हाफ स्प्लिट्स करना चाह रहे हैं या साइड स्प्लिट्स करना चाह रहे हैं या सेंटर स्प्लिट के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ये वो लोग जो एडवांस आसन करते हैं, तो उन आसनों की वार्म अप के लिए भी ये बटरफ्लाई पोज बहुत अच्छा है। कमर का दूध तो दर्द करता ही है और डाइजेशन के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। तो ऐसे आपने नॉर्मल, आपका जो ब्रीद इन ब्रीद आउट रहेगा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ज़्यादा आपने फास्ट या स्लो ब्रीद इन नहीं करना है, ना ही फास्ट स्लो ब्रीद आउट करना है। अब कुछ लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी पैरों की कम होती है तो वो इतने भी पैर नहीं खोल पाते, तो आप यहाँ पे अपने दोनों ही पैरों के साइड में यहाँ पे ब्लॉक रख सकते हैं। योगा ब्लॉक्स आते हैं। ब्लॉक नहीं है तो आप बॉल्स्टर्स रख सकते हैं या कुशन्स या पिलोज रख सकते हैं, तो उससे भी आप धीरे धीरे आपके पैरों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आएगी, ये फ्लैप्स ज़्यादा खुलने लगेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे आसन की। पीपल हु विश टू स्टार्ट द योगा जर्नी, उनके लिए जो तीसरा आसन है वो है कैट एंड काउ पोज, यानी कि बिदला बिदला आसन। अब इस आसन को करने के लिए आपने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये आसन क्या है उसके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। दरअसल कैट एंड काउ पोज दो आसनों का अमैलगमेशन है, यानी कि दो आसनों से मिलके बना है, कैट पोज और काउ पोज। इसमें जो हमारी बॉडी का शेप होता है वो बिल्कुल एनिमल की तरह होता है, इसलिए इन आसनों का नाम कैट एंड काउ पोज है।
जब आप कैट पोज करेंगे तो आपका जो बॉडी का पोस्चर है, अगर आप ध्यान देंगे तो वो बिल्ली की तरह होगा। कुछ बिल्लियों में ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जो उनकी स्पाइन हेल्थ को बड़ा सपल रखती हैं। और आपने देखा होगा कि जो कैट्स होती हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इस आसन का नाम कैट आसन है। काउ पोज में क्या है, काउ पोज में जब आप गाय की बैक का शेप देखेंगे तो एक हंज आपको फील होगा, और उस शेप को आप जब आप करेंगे तो वो आप अपनी बॉडी में भी बिल्कुल वैसा सा ही शेप क्रिएट करेंगे अपनी बॉडी से इस पोस्चर में जाके, तो वो हो जाता है काउ पोज। अब कैट एंड काउ पोज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। कैट एंड काउ पोज करने के लिए सबसे पहले आप पोस्चर में आ जाइए। पोस्चर आपका ऐसा रहेगा। अलाइनमेंट समझा देती हूँ। सबसे पहले आपके जो हैंड्स हैं, आपके जो पाम्स हैं, वो आपके शोल्डर लाइन पे होंगे, बिल्कुल शोल्डर के नीचे आपके हैंड्स प्लेस्ड होंगे। आपके जो नीज़ हैं, घुटने हैं, वो आपके हिप के पैरेलल होंगे, बिल्कुल हिप के नीचे प्लेस्ड होंगे। आपके जो फीट्स हैं, पंजे जो हैं, वो आउटवर्ड्स होंगे। दिस इज़ इनवर्ड्स, दिस इज़ आउटवर्ड्स। पंजे आपके आउटवर्ड्स रिलैक्स्ड रहेंगे। और जब आप ऐसे पोस्चर में आ जाएंगे तो आपने पूरा जो प्रेशर है अपने घुटनों से और अपने हाथों से वो नीचे की तरफ डालना है, यानी कि आपके हाथ ज़मीन को पुश करेंगे ऐसे। तो आपका जो स्टांस है वो उतना होल्ड और उसका ग्रिप उतना अच्छा होगा। अब सबसे पहले हम करेंगे काउ पोज। काउ पोज करने के लिए आपने ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन करते हुए आप ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे। दोबारा बताती हूँ, ब्रीद इन करते हुए आप ऐसे ऊपर जाएंगे। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जो आपका टमी है वो नीचे को पुश करेगा, आपकी जो टेल बोन है वो ऊपर को पुश करेगी, और आपके जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल ऐसे इंगेज्ड रहेंगे ऐसे। चेस्ट आउट, छाती बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई होगी, और आप ब्रीद इन करते हुए इस पोस्चर में जाएंगे। आई एम स्टार्टिंग अगेन। ब्रीद इन, चेस्ट आउट, शोल्डर्स इंगेज्ड, बैक स्ट्रेट रहेगी, टेल बोन टग्ड और ऊपर की तरफ पुश करेगी। आपका जो बेली है, टमी का एरिया है, वो नीचे की तरफ पुश करेगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो गर्दन आपकी सीधी रहेगी, सामने आपका गेज रहेगा। अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आपका गेज ऊपर की तरफ रहेगा। दिस इज काउ पोज, ब्रीदिंग करते हुए। अब ब्रीद आउट करते हुए आप कैट पोज में आएंगे ऐसे। कैट पोज में आने के लिए सबसे पहले आपका यहाँ पे एक हंच बनेगा ऐसे। आपका जो शोल्डर है वो राउंडेड हो जाएगा ऐसे, हंच बनेगा। उसके बाद जो आपका बेली है वो ऊपर को चला जाएगा, टेल बोन नीचे की तरफ पुश करेगा, बेली ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा ऐसे। ब्रीद आउट, और आपका जो सर है वो नीचे आ जाएगा ऐसे। फिर ब्रीद इन, काउ पोज, ब्रीद आउट, कैट पोज। और जब आप नीचे की तरफ आएंगे ना, सबसे ज़्यादा प्रेशर आपको यहाँ पे फील होगा, और वो एक सर्कुलर जो मूवमेंट आपके शोल्डर्स में आएगा वो आपको नीचे की तरफ आते हुए, कैट पोज की तरफ आते हुए फील होगा। जितना अच्छा सर्कुलर मूवमेंट उतना अच्छा आपका पोस्चर। जब आप ये आसन करें तो एक और बात जिसका ख्याल रखने की ज़रूरत है वो ये कि जो आपका ब्रीदिंग है इस आसन में राइट होना चाहिए। ब्रीदिंग के साथ आप मिस्टेक नहीं कर सकते। जब आप काउ पोस्चर में जाएं, काउ पोज करें, तो ब्रीद इन करना है, सांस भरते हुए आपने ऊपर जाना है। और जब आप कैट पोज में आए तो आपने ब्रीद आउट करना है, सांस छोड़ते हुए आपने नीचे की तरफ आना है। अब इस आसन को सबसे अच्छा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये सबसे बेहतर आसन है ब्रीदिंग टेक्निक सीखने का। यानी कि आसनों के साथ ब्रीदिंग टेक्निक को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आसनों के साथ हमें अपनी ब्रेथ को कैसे मूव करना है, तो ये आसन वो बताता है। क्योंकि बहुत धीरे धीरे हम ऊपर और नीचे की तरफ आते हैं, तो उसी तरह से हमारा जो ब्रेथ का फ्लो है वो ऊपर और नीचे की तरफ रहेगा। जैसे हम कोई भी डांस करते हैं तो उसमें हम लोग फ्लो कैसा रहेगा, कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा, पैरों के, हाथों के मूवमेंट का, इस पोस्चर में वही है कि ब्रेथ और आसन में कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा, मूवमेंट कौन सा होगा,
कब आपने ब्रीद इन करना है, कब आपने ब्रीद आउट करना है, कितनी देर के लिए आपने ब्रीद इन करना है, कितनी देर के लिए आपने ब्रीद आउट करना है, ये बताने के लिए, सिखाने के लिए ये आसन सबसे अच्छा है। देखिए, आपने बहुत सारे आसनों में जब आप उसे ऐसे जैसे हम सीटेड ट्विस्ट कर रहे थे, जब आप पीछे की तरफ अपनी बॉडी को मूव करके होल्ड करते हैं, तब आप ब्रेथ होल्ड नहीं कर सकते, तब आपको नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीद आउट करना होता है। लेकिन जब आप ये वाला आसन करते हैं, जब आप धीरे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आप ब्रीद इन करते हैं। तो यानी कि यू आर प्लेइंग विद योर ब्रेथ, यू आर मूविंग योर बॉडी विद योर ब्रेथ। और जब आप ऐसे ब्रीद आउट करते हैं, हंच बैक करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो आप कैट पोज में आ जाते हैं। तो यानी कि जो आपका मूवमेंट है वो ब्रेथ के हिसाब से, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। तो ये इस आसन के का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। अब इस आसन के बाकी फ़ायदों की बात करें तो ये आसन आपके मेरुदंड के लिए, यानी कि आपकी स्पाइन के लिए, आपकी बैकबोन के लिए बहुत अच्छा है। पूरी बैकबोन का मूवमेंट इसमें होता है, और जब वो मूवमेंट होता है, आपकी जो बैकबोन है वो आपके ब्रेथ के साथ, आपके पॉस्चर के मूवमेंट के साथ मूव करती है, तो वो आपकी स्पाइन को सपल रखती है, हेल्दी रखती है। और जो भी पूरे दिन भर की थकान ऑफिस में होती है, या कई बार हम लोग बहुत वेट महसूस करते हैं, स्कैपुलाज में, लोअर बैक में पेन होता है, तो उस वेट को रिलीज़ करती है, उस प्रेशर को रिलीज़ करती है, उस पेन को दूर करती है। इसलिए इस आसन को रेगुलरली करना चाहिए, और साथ ही बहुत आसान आसन है, तो आप इसे अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में भी, या फिर बिगनर भी हैं तो भी इसे अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हैं।